बताऊंगी मैं एसएससी के लिए, रेलवेज़ के लिए, बैंकिंग के लिए और जितने भी आपके करंट में एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो, हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर करंट अफेयर पूछा ही जाता है। तो वो करंट अफेयर के लेक्चर्स मैं आपके सारे बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी आप सबको, ताकि सिर्फ आपको रटना ना पड़े ऑप्शंस, आपको एक स्टोरी समझ में आए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको स्टोरी से रिलेट कर पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर याद रह पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एनएससी स्क्रैप द मेंबरशिप ऑफ विच स्टॉक ब्रोकर। तो इस क्वेश्चन को समझना भी थोड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं। रीज़न इज़ दैट कि उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ किए गए हैं। पहले है एनएससी। तो एनएससी क्या होता है? सो व्हाट इज़ एनएससी? एनएससी इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ होती है? ये क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, तो जो हमारी शेयर मार्केट होती है उसमें जितना भी लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो भी शेयर्स के रेट होते हैं, वो सब जो डिसाइड होता है, उस सबको गवर्न करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी वर्क करती है उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं है जो स्टॉक्स को मेंटेन करता है या गवर्न करता है। इस तरह के दो स्टॉक हैं, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में आगे बताऊंगी। नेक्स्ट एक वर्ड जो आपको नहीं एक समझ पाए होंगे, तो वो है स्टॉक ब्रोकर। व्हाट इज स्टॉक ब्रोकर? तो स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? ये एक तरह से एक एजेंट होता है। ये एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है या फिर एक कंपनी भी हो सकती है। क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा आप लोग की डेली लाइफ में भी, आप को कुछ सामान सपोज खरीदना है या आपको कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप डायरेक्टली जाके ओनर से नहीं मिल पाते हैं। एक बीच में कोई एक एजेंट होता है जिसके पास आप जाते हैं, वो आपको प्रॉपर्टी ओनर से मिलवाता है। तो ये आपने डेली डे टू डे लाइफ में देखा होगा। सिमिलरली क्या होता है, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक बहुत ज़्यादा बहुत सिक्योर प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको हर किसी के ऊपर जो जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, या फिर जिस के थ्रू पैसा निकाला जा रहा है, कंपनीज में डाला जा रहा है पैसा, उन सब के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने देश की जनसंख्या कितनी है? बिलियंस में है। तो अब किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए इतना तो पॉसिबल है नहीं कि वो हर एक पर्टिकुलर इंसान जो जो इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में उसके ऊपर नज़र रख सके। आप बताइए, पॉसिबल है क्या करोड़ों लाखों लोगों के ऊपर नज़र रख पाना किसी एक एजेंसी के लिए? नहीं है पॉसिबल। तो वो क्या करती है, कुछ इंडिविजुअल लोगों को या फिर कुछ कंपनीज को लाइसेंस इशू कर देती है। सपोज एक कंपनी को लाइसेंस इशू कर दिया, अब क्या करेगी वो कंपनी? अब आपको वो कंपनी रोल प्ले करती है एक एजेंट की तरह। अब किसी को भी कुछ शेयर खरीदना है या बेचना है, कुछ भी करना है, तो वो डायरेक्ट एनएससी के पास नहीं जाएगा, वो उस कंपनी पे जाएगा। एनएससी क्या करता है, वो उस कंपनी के ऊपर नज़र रख रहा है कि वो कंपनी तो कुछ हेर फेर नहीं कर रही है, और बाकी लोग उस कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। ये हो गई आपकी एक कंपनी और बाकी लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हो गए, और ये ऊपर एनएससी, आपका यहाँ ऊपर टॉप पे एनएससी बैठा हुआ होता है। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एनएससी जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने किसी स्टॉक ब्रोकर की मेंबरशिप को स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप मतलब ख़त्म करना। तो एनएससी ने भी रिसेंटली एक स्टॉक ब्रोकर की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया। तो आपसे पूछा गया है वो कौन सा मेंबर है जिसकी आपकी मेंबरशिप को ख़त्म किया गया है? तो वो है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग। ये एक कंपनी है जिसका नाम है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग। अब इस कंपनी में क्या होता था कि इस कंपनी ने क्या कर रखा था, ये बहुत चालाक बन रहे थे। विजय माल्या और इन सब की तरह ये भी बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, अपनी दो कंपनीज खोली हुई थी, एक तो ब्रोकिंग सेक्टर में और एक रियल एस्टेट सेक्टर में। तो क्या करते थे, अपनी ये जो ब्रोकिंग वाली कंपनी होती थी इनकी, इस कंपनी के नाम पर ये लोगों से पैसा ले लेते थे। अब बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली आप एनएससी में तो जा नहीं सकते, डायरेक्ट तो जाके किसी कंपनी के शेयर खरीद नहीं सकते, तो किसी आपको बीच में एक मिडल मैन का सहारा लेना पड़ता है। तो जिन लोगों ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का सहारा लिया था, उनके साथ कार्वी वालों ने क्या करा कि उनका पैसा शेयर मार्केट में ना लगा के अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में लगा दिया।
अब क्या होता है कि जो लोग थे, जो जनता थी, उनके जो अकाउंट्स थे उसमें शेयर्स उनको दिखते नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने हाँ वेट अ मिनट, हाँ जब उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद भी उनको जब उनके शेयर्स नहीं दिखे तो उन्होंने इसकी कंप्लेंट करी एनएससी में। फिर एनएससी ने जब इसकी जांच पड़ताल करी तो पता चला कि जो कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग है वो पैसा ले लेती है कस्टमर से, मगर आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करती, अपने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। तो जब ये पूरा सिनेरियो सामने आया तो उसके बाद से ही एनएससी ने जो स्टॉक ब्रोकर था कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग, इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया, और जो कस्टमर्स थे उनके जो फंड्स थे वो भी स्टॉक ब्रोकिंग के जो फंड्स रखे हुए थे या कंपनीज थी उनसे कहीं ना कहीं 90% के करीब करीब कस्टमर्स को उनका पैसा वापस मिल गया है। थैंकफुली यहाँ ऐसा हो गया, अदरवाइज तो विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप्स लोग सिर्फ पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है फिलहाल जिसको एनएससी ने मेंबरशिप जिसकी कैंसिल कर दी। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट के फील्ड में काम नहीं कर सकती, ना ही किसी से पैसा ले सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है या किसी का पैसा निकाल सकती है। तो ये मैंने सिंपल सा एक फ्लो चार्ट दिया है आपको, कैसे काम करता है फ्लो ऑफ फंड्स एंड शेयर्स, कैसे वर्क करता है। सपोज कीजिए ये है आपका स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी या फिर बीएससी, मैंने बताया था ना ये आपकी एक मेन बॉडी होती है। अब इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये हर कस्टमर के ऊपर नज़र रख पाए, बहुत सारे कस्टमर्स हैं आपके। तो ये क्या करता है, कुछ ब्रोकर्स को, एक ब्रोकर ये हो गया, एक ब्रोकर ये हो गया, ऐसे बहुत से अलग अलग ब्रोकर्स को ये लाइसेंस इशू कर देता है। अब वो क्या हो सकती है, आपकी कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है। अब ये ब्रोकर के पास क्या आती है, पावर आ जाती है कि ये आपसे पैसा ले सकता है और आगे फिर स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता है उस पैसे को। तो ये जो बायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो कॉमन पीपल है, हम लोग जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में जाके पैसा नहीं लगाते हैं। लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने रिलायंस के शेयर बढ़ गए, चलो रेट बढ़ गया, रिलायंस के शेयर्स खरीद लेते हैं या गूगल के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर नहीं खरीदते हैं, वो एजेंट के पास जाते हैं। फिर ये एजेंट उनका पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज में जाता है और वहाँ पे शेयर में पैसा लगाता है। ये आपको एडवाइस भी करते हैं ब्रोकर्स आपके जो होते हैं कि आप इसमें पैसा लगा दीजिए, इसमें नहीं लगाइए, इनका कुछ कमीशन भी रहता है। तो वो होल प्रोसेस है, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ये बेसिक समझ लीजिए कैसे काम करता है। और फिलहाल किसकी मेंबरशिप को ख़त्म किया गया है, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग की। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो मैंने बताया था अपने यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज है, कौन कौन से हैं, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा कौन सा है, बीएससी लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही हमारे इंडिया में मुंबई में स्थित है, मुंबई में सिचुएटेड है। ये जो जिसमें आपका ये एनएससी है, दोनों के ही साथ कुछ ना कुछ एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। जैसे एनएससी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये जुड़ा हुआ है कि जो फर्स्ट डीमेट्रियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है कंट्री का, वो हमारा एनएससी है। और कब, 1992 में। मतलब इसमें जो हमारा वर्क है वो इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा था। इससे पहले सोचिए सारे शेयर्स का रिकॉर्ड पेपर पर रखना पड़ता था, आज इसके शेयर कम, आज उसके शेयर बढ़ गए, तो वो ख़त्म करके चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वे में आ गई थी। तो कहाँ पर सबसे पहले अपने यहाँ देश में, अपने यहाँ सबसे पहले कौन से एक्सचेंज में आई थी, तो वो आई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये जो है अपना पूरा एशिया का, मतलब नॉट ओनली ना इंडिया, पूरे एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी बात, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने आप में इतना बड़ा स्टॉक है, उसमें इतने शेयर्स हैं लोगों के कि वो पूरी दुनिया का 10वां सबसे बड़ा 10th लार्जेस्ट स्टॉक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अच्छा सबसे बड़ा तो ठीक, 10th नंबर का तो हमें पता चल गया बीएससी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क वाला जो है स्टॉक एक्सचेंज, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? सब एशिया का तो सबसे ओल्डेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दुनिया का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा है? तो वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो नाउ मूव टू, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड चीज़ हुई है इंडिया के लिए। रिसेंटली अभी वो कौन सी कंट्री है जिसने इंडियन एक स्टैचू है, गॉडेस अन्नपूर्णा देवी का स्टैचू है जो 18th सेंचुरी का है, वो इंडिया से चुरा लिया गया था और उसको लेके चले गए थे यहाँ से। और अब वो कौन सी कंट्री है जिसने उसे वापस करने के लिए
कहा है कि वो इंडिया को उनका स्टोलन जो 18th सेंचुरी का अन्नपूर्णा स्टैचू है जो चुराया गया था इंडिया से, उसको वो वापस करेंगे। तो वो कंट्री है हमारी कनाडा। हाँ जी, कनाडा के साथ हमारे डिप्लोमेट रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं इंडिया के। तो फिलहाल अभी क्या हुआ है कि ये एक यूनिवर्सिटी है ये वाली मैकेंजी वेरिस्टी आर्ट गैलरी। ये एक आर्ट गैलरी है, मैं फोटो दिखाती हूँ इसका, ये वाली मैकेंजी आर्ट गैलरी। तो इस गैलरी में क्या है, ये एक स्टैचू रखा हुआ था और इस स्टैचू को जब देखा तो इसके जानने की कोशिश करी कि किसने बनाया है, कहाँ से आया है। तो इसके रूट्स पता चले कि ये इंडियन स्टैचू है। फिर ये इंडिया से कनाडा कैसे गया, इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये इंडिया से कोई भी लीगल तरीके से नहीं ले जाया गया है। जब लीगल तरीके से नहीं ले जाया गया मतलब फिर ये अनएथिकल वे से लिया गया है, चुरा के ले गए होंगे जैसे भी। तब पहला तो भैया नहीं है पॉसिबल ले जाना, इतने ज़्यादा एयरपोर्ट वगैरह पे हर जगह चेकिंग होती है। पहले वो सब कुछ होता नहीं था, पानी वाले जहाज होते थे, शिप्स होती थी, उसमें जाते थे तो रखा अपना कहीं भी बैग में ले गए, कुछ चेकिंग वैकिंग ज़्यादा होती नहीं थी। तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ का कोहिनूर नहीं है हमारे पास फिलहाल, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इंडिया की जो चुरा कर उस वक्त लोग ले गए हैं। तो एक उनमें से ही है ये 18th सेंचुरी का अन्नपूर्णा देवी का स्टैचू। तो ये अभी कनाडा से जो है, कनाडा के ये आर्ट गैलरी जो है, इन्होंने कहा है कि ये इसको अब रिटर्न कर देंगे इंडिया को, क्योंकि ये इंडियन का है। और साथ में उन्होंने क्या बोला है, टू राइट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, मतलब जो हिस्ट्री में जो कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं उनको सही करने के लिए ये हमारी तरफ से एक स्टेप है। एंड टू हेल्प ओवरकम द डैमेजिंग लेगेसी ऑफ कोलोनियलिज्म, मतलब कोलोनियलिज्म जो हुआ था जब अंग्रेज़ों का शासन चलता था, उस वक्त जो भी उस शासन की वजह से जो भी डैमेज हुआ है लेगेसीज में, ट्रेडिशन में, लोगों की चीज़ों में, उसको ओवरकम करने के लिए ये एक स्टेप है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए और बहुत अच्छी तरह से काम किया हमारे डिप्लोमेट्स ने कि उन लोग को मानना पड़ा कैनेडियन इस आर्ट गैलरी वालों को, और अब वो हमारा ये रिटर्न कर रहे हैं अन्नपूर्णा गॉडेस का स्टैचू। और बहुत एक अच्छी बात होती है जब आपका एक इतना पुराना कुछ आपको डिस्कवर होता है और आपको मिलता है, इसकी अपने आप में बहुत वैल्यू होती है। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान के किसी शहर में गॉड विष्णु का एक दबा हुआ स्टैचू मिला है, वो भी काफ़ी पुराना है। तो ऐसा बहुत अच्छा होता है कि ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आपको पता चलता है आपकी रूट्स कहाँ तक हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड द शहतूत डैम ऑन विच रिवर। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है शहतूत डैम, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया इस डैम को बिल्ट करवा रहा है। तो कहाँ बिल्ट करवा रहा है ये आपको पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये शहतूत डैम बन रहा है अफगानिस्तान में। जी हाँ, इंडिया इस डैम को बना रहा है अफगानिस्तान में। अब आप ये देखिए अफगानिस्तान है कहाँ, सबसे पहले हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये है हमारा इंडिया, इंडिया के बराबर में ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साइड में ये है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर हमारा जो है इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान के साइड में अफगानिस्तान में इस डैम को बनवा रहा है। डैम का नाम है शहतूत डैम। अब ये देखिए जो अफगानिस्तान है आपका, ये इंडिया से कहीं इसका बॉर्डर टच होता है क्या, ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री है? तो जी हाँ, ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। मगर आजकल क्या है, जो ये POK वाला एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस जगह पर यहाँ टॉप पे बस थोड़ा सा एरिया जो है वहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर टच करता है। मगर हाँ, POK भी हमारा है और एक दिन हम उसको ले लेंगे, हमें पता है। तो हम तो यही बोलेंगे भाई अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और इसका बॉर्डर इंडिया से टच करता है। तो अब सवाल है आपका, शहतूत डैम कौन सी रिवर पे बन रहा है? तो शहतूत डैम जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा काबुल रिवर पे। जी हाँ, अब काबुल आपको पता है अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो भी काबुल है, तो इसलिए इसको याद रख पाना बहुत ही ईजी है। तो शहतूत डैम कौन सी रिवर पे बन रहा है? काबुल रिवर पे। अब ये देखिए आप, यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है, ये देखिए ये है काबुल रिवर, ये काबुल शहर है, यहाँ से फ्लो करके आ रही है अफगानिस्तान से आते आते पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान की है स्वात वैली जो है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में आके ये जो है इस्लामाबाद के पास ये एक जगह है इंडस, ये एक जगह है यहाँ पे फ्लो करती है इंडस रिवर। ये देखिए यहाँ अपना इंडिया से ये नेपाल का मानसरोवर लेक जो है वहाँ से स्टार्ट होती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है इंडस रिवर। पूरे इंडिया में यहाँ कश्मीर ऊपर वाला जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से निकलते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, ये इधर आती है और यहाँ से फिर ये हमारी अरेबियन सी में गिर जाती है।
ये अरेबियन सी में हमारी रिवर गिर जाती है। वन सेकेंड, सेकेंड। अब ये जो पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट, इस जगह पर हमारी ये है काबुल रिवर और हमारी ये इंडस रिवर मिल रही है आपस में। अब क्या है कि यहाँ पर जब आपका एक डैम बना दिया जाता है, सोचिए यहाँ पे एक डैम बना दिया जाता है, तो जो हमारा रिवर से जो पानी है ये हमारा यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ आगे इस रिवर में कम पानी फ्लो करेगा। ये हाँ, यहाँ पर अगर आपका डैम बना दिया जाता है तो यहाँ पर पानी जितना भी है हमारा वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पानी फ्लो नहीं करेगा। तो ये एक इंडिया की ना एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजिकली ये पाकिस्तान को घेर रहा है इंडिया। क्या चक्कर है, देखो आपकी एक ट्रीटी हुई है 1960 की ट्रीटी है, जो इंडस रिवर ट्रीटी जिसको हम कहते हैं 1960 में हुई थी वो हमारी। तो इसमें क्या था कि हमारा इंडस, हमारी ये जो है इंडस रिवर, चेनाब और झेलम, ये ऊपर की 3 रिवर्स हैं, ये तीनों का पानी जो है वो मेजरली यूज करता है पाकिस्तान। और ये जो है ब्यास, रावी एंड सतलुज, देखिए ये ब्यास, रावी, ये इधर से ये फ्लो करती है रावी एंड सतलुज। तो ये वाली रिवर जो इनका पानी है, इन नीचे वाली 3 रिवर्स का पानी यूज करता है मेनली इंडिया। तो अभी क्या हो गया है कि हमने डैम्स बना लिए यहाँ पे बहुत सारे। अब इन ये ऊपर वाली है इंडस, चेनाब और झेलम, इन पे हम मेजर डैम बना नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा छोटा कुछ कुछ हमने कैनाल वगैरह कट रखी है। अब एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 2023 तक क्या होगा हमारा, 2023 तक ये जो पाकिस्तान है इसमें बहुत भयंकर एक सूखा पड़ जाएगा और यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब पानी की दिक्कत होगी, इनको पानी चाहिए होगा, पानी होगा नहीं इनके पास, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या है कि हम यहाँ पे डैम बना देते हैं, रिवर्स हमने छोटे छोटे कैनाल्स बना दिए हैं। तो हम गर्मी में पानी इधर अपने खेतों की तरफ, क्योंकि पंजाब का एरिया है, हरियाणा है, इधर हरियाणा है, फिर यहाँ पंजाब का एरिया है, आपका पूरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपको पता है हमारा एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे आपको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम पानी गर्मियों में इधर डेविएट करते हैं। अब जब पानी इधर डेविएट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में आपकी पानी, तो ये पाकिस्तान में पानी की बहुत कमी हो जाती है। जब सर्दी आती है तो यहाँ पर पानी का उतना ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो इसीलिए हम इन डैम को ओपन कर देते हैं, पानी से ये पाकिस्तान में बाढ़ वाला सिचुएशन बन जाता है। अब इधर से तो हम पाकिस्तान को ऐसे घेर लेते थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, काबुल जो रिवर है आपकी, इसके ऊपर शहतूत डैम बना दिया। अब अफगानिस्तान को बोला कि भैया चलो इससे हम आपका डैम बना देते हैं, आपको पानी मिलेगा। अफगानिस्तान बहुत सूखा है, वहाँ पे भी कुछ पानी वानी नहीं है, पूरा बहुत अच्छा, वहाँ पे भी कुछ डैम वैम, उनके पास पैसा वैसा भी नहीं है, इतनी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा सकें। वहाँ तो सरकारी स्टेबल नहीं है, तो डैम तो क्या ही बनेगी वहाँ तो अभी आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने बहुत काम किया है अफगानिस्तान में, रोड्स वगैरह भी गए हैं, और अभी कोविड के टाइम पे बहुत मेडिसिन एंड सब कुछ भेजा गया है। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं अभी। तो ये शहतूत डैम डेवलप कर दिया गया है। तो काबुल को, तो इससे अफगानिस्तान को, काबुल शहर को ये फ़ायदा हो जाएगा कि इनको पानी मिल जाएगा, इनको बिजली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा और बाकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और पाकिस्तान को कैसे घेरेंगे यहाँ पर, सिमिलरली इस डैम को बंद कर देंगे गर्मियों के मौसम में, तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास पानी होगा, अगेन पाकिस्तान के पास पानी नहीं होगा। और अगर विंटर्स में ज़रूरत हुई, अफगानिस्तान के पास ज़्यादा पानी हो गया, तो वो डैम खोल देंगे, जिससे अगेन पाकिस्तान में बाढ़ वाली सिचुएशन हो जाएगी दोनों तरफ से। तो ये एक बहुत डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के तहत ये डैम बनाया भी गया है, जिससे अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी अच्छे होंगे और इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को वीक करने के लिए। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये है यहाँ पे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, ये शहतूत डैम के बारे में ही है। तो ये फ्रेंडशिप डैम करके इसको बोला गया है। ओके, सो ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में आप जान लीजिए। प्रेसिडेंट कौन है अफगानिस्तान की, अशरफ गनी, यहाँ की कैपिटल क्या है काबुल, और यहाँ की करेंसी क्या है अफगानी। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा था सिडनी शहर में। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, उसके अलावा कई जगह पे इस तरह के प्रोटेस्ट हुए गए हैं, ऐसे अपोज किया गया है। तो वो कौन सा इंडियन बिजनेसमैन है, विच इंडियन बिजनेसमैन फेसेस द अपोजिशन इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच इन द सिडनी। तो ये देखिए, ये बंदा है, ये मैच चल रहा है और मैच के दौरान ये देखिए मैच चल रहा है यहाँ पर, इसके दौरान ये कर रहा है अपना
प्रोटेस्ट दिखा रहा है क्या? SBI, इस SBI आपको पता है इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो 1 बिलियन लोन टू अडानी, मतलब अडानी को लोन नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन अडानी। अडानी को लोन देने के लिए मना कर रहे हैं वहाँ के लोग। अब क्यों मना कर रहे हैं, देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। अडानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया है आपको पता है, पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, नीचे आता है आपके इंडियन ओशन के इधर साइड में है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। इसके ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ पार्ट है इसमें क्या आता है, क्वींसलैंड एक इनका है, एक स्टेट, जैसे आपके यहाँ स्टेट होते हैं अपने यहाँ पे, इसी तरह से इनका भी एक स्टेट है क्वींसलैंड। तो इसका क्या है, क्वींसलैंड में एक जगह है सेंट्रल क्वींसलैंड में, ये नॉर्थ ऑफ गैलीली बेसिन, ये एक है गैलीली बेसिन। यहाँ पर क्या है, माइनिंग, ये कोल वगैरह बहुत है, तो यहाँ पर माइनिंग करी जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यहाँ पे माइनिंग करें, अडानी यहाँ पे माइनिंग करे। तो ऑस्ट्रेलिया और अडानी के बीच में टाई अप हो गया है कि वो यहाँ पे माइनिंग करें। अब अडानी ने जो किया है अपना ऑलरेडी 2-3 बिलियन यहाँ पर लगा चुका है, यहाँ पे माइनिंग करने में 2-3 बिलियन लगा चुका है। मगर क्या है यहाँ पे, देखो अब 2-3 बिलियन लगा चुका है, लेकिन माइनिंग का प्रोसेस तो लंबा है, उसको और पैसा चाहिए। जब उसको और पैसा चाहिए था तो उसने अलग अलग बैंक्स में गया, उसने लोन के लिए अप्लाई किया, मगर सारे बैंक्स ने लोन देने के लिए मना कर दिया अडानी को। सोचिए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अडानी, स्टिल उसको लोन नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है। अब क्या होता है कि अडानी यहाँ पर आता है, आपका सारे बैंक्स में लोन लेने जाता है, मगर लोगों का जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से कोई भी बैंक दुनिया का अडानी को लोन देना नहीं चाह रहा था। अब लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हो रहा है क्या, कोल माइनिंग। कोल माइनिंग से क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है। अब एनवायरनमेंट आपका खराब होगा तो उससे क्या होगा, आपकी पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, एयर टॉक्सिक हो जाएगी, जिसका भी, और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसका अभी हमने पिछले साल एक बहुत बेकार, बहुत एक दर्दनाक एक घटना भी देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल थे दिसंबर के टाइम पे ही वहाँ पर आग लग गई थी, 2019 दिसंबर 2019 में। तो आग लगने से आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कैसे जानवर बेचारे फंसे हुए थे, क्योंकि वो तो कहीं निकल भी नहीं पा रहे थे, कोई उन्हें बचाने जा भी नहीं पा रहा था आग में। तो बहुत भयंकर वाली, बहुत ज़्यादा एक बर्बादी जो हुई थी बायोडाइवर्सिटी के, इंसान का शुक्र है किसी इंसान के साथ कुछ लॉस नहीं हुआ था, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी जिस लेवल पे ख़त्म हो गई वो एक बहुत बड़ा लॉस था पूरी मदरलैंड के लिए, पूरी अर्थ के लिए, नॉट ओनली फॉर द ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं, वहाँ के जंगलों में ही होते हैं वो पेड़, अब वो ख़त्म हो गए, अब वो नहीं है, तो वो एक बहुत ख़राब चीज़ हुई है। तो एक तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो हमारे फायर लग गई थी उस वक्त, पूरे ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल थे वहाँ पे जो फायर हो गई थी, ठीक है। और सेकंड एक रीज़न क्या है, आपको पता है कि ग्रेट बैरियर लीफ है। ग्रेट बैरियर लीफ आपको पता है कहाँ पे है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इसके इस साइड यहाँ पर ये पूरा आपका सॉरी कहाँ है कर्सर, ये है, ये आपकी ग्रेट बैरियर लीफ है। ग्रेट बैरियर लीफ क्या है, आपको पता है कि जो कोरल्स से जो बनता है, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उससे वो कोरल बनाते हैं। आपने समुद्र में देखे होंगे फोटोज, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगते हैं, अंडर सी डाइविंग जो करते हैं वहाँ पे, उसके फोटोज में जो अलग अलग कलर के वो फ्लावर जैसे शेप या ट्री जैसे जो लगते हैं ना, अंडर वाटर कलरफुल से ट्रीज जो दिखते हैं, वो कोरल्स ही होते हैं। लेकिन वो किससे बने होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। अब क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा उनको एक फेवरेबल अगर उनको कंडीशंस नहीं मिलती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो जो आप देखते हैं खूबसूरत सा अंडर वाटर, वो लाइफ ख़त्म हो जाती है। और वो क्या है ना, वो एक बेसिक लाइफ है वाटर लेवल के लिए। वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको थोड़े बड़े वाले ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर बड़े ऑर्गेनिज्म को छोटी मछली खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। तो इस तरह से पानी के अंदर की ज़िंदगी इस तरह से चलती है। अब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ख़त्म हो जाएंगे तो पानी के अंदर की तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। और अब इस माइनिंग से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका एक तो ये एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो रहा है, जिससे फायर जैसी जो है कंडीशंस वो हो रही हैं, और दूसरा आपका ग्रेट बैरियर लीफ है ये ख़त्म हो रहा है। और ये बहुत बड़ा एक, अपने यहाँ जैसे अपने यहाँ ताजमहल है ना, ऐसे उनकी बहुत बड़ी धरोहर है ऑस्ट्रेलियंस के लिए। तो वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते इसका लॉस, तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ पर माइनिंग ना हो। तो जब उनका ये अपोज हुआ कि यहाँ माइनिंग ना हो, तो जब अडानी लोन लेने गए तो उन्हें किसी भी बैंक ने लोन नहीं दिया।
लेकिन भैया अपने यहाँ इंडिया में तो चल जाता है, हो जाता है, भैया बिजनेसमैन थे इतने बड़े तो चला लिया उन्होंने, कुछ ना कुछ चक्कर मिल गया उनको लोन। तो जो अपने यहाँ ये जो है बैंक एसबीआई अपना सबसे अच्छा बड़ा बैंक, अपने देश का इकलौता बैंक, जो जो दुनिया में थोड़ा लोग जिस बैंक को जानते हैं, तो इस बैंक ने, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी को 1 बिलियन का लोन दे दिया है। तो अब जो लोग हैं वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इस लोन को वापस लीजिए, अदरवाइज तो इस लोन को मत दीजिए। अब आज ये न्यूज़ आपकी 2-3 दिन पुरानी हो गई है, लेकिन आज इस न्यूज़ को मैं क्यों लेकर आई हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो फ्रांस की एक कंपनी है, एक सेकेंड, फ्रांस की एक कंपनी है, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ अगर लिखा इससे तो, अमुंडी कंपनी नहीं, एक ये बैंक एक तरह का फ्रांस का ही, का ये फ्रांस का। तो इसने क्या करा, इसके पास कुछ एसबीआई के ग्रीन बॉन्ड्स पड़े हुए थे। कौन से बॉन्ड्स? ग्रीन, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, ग्रीन बॉन्ड्स थे कुछ एसबीआई के, वो इस कंपनी के पास थे। तो अब फ्रांस की इस कंपनी अमुंडी ने क्या कहा कि अगर आप तो ये लोन देते हैं 1 बिलियन वाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर ये लोन अडानी को देता है, तो जो हमारे आपके पास आपका ये जो ग्रीन बॉन्ड्स पड़े हुए हैं हम इसको मार्केट में सेल कर देंगे। तो अब ये क्या है, ये एक तरह से प्रेशर बन जाएगा एसबीआई के ऊपर, क्योंकि एसबीआई के बॉन्ड बिक रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी एसबीआई की, तो इसीलिए वो नहीं चाहेगी कोई भी बैंक कि उसके बॉन्ड बिक जाए। अब बॉन्ड क्या है, वो फ्रांस की इस बैंक के पास रखे हुए हैं, कभी इस बैंक ने खरीद लिए होंगे पास्ट में। तो अभी इस बैंक ने एसबीआई को बोलना शुरू कर दिया कि अब हम आपके वाले बॉन्ड बेच देंगे, ग्रीन बॉन्ड, अगर आपने अडानी को लोन दिया तो। अभी ग्रीन बॉन्ड क्या चीज़ होती है, ये ग्रीन बॉन्ड जो दिया जाता है ये आपका दिया जाता है एनवायरमेंट पर्पस के लिए, एनवायरमेंट पर्पस के लिए। अगर आपका जो सस्टेनेबल गोल्स हैं हमारे, आपको पता होगा हमारे कितने सस्टेनेबल गोल हैं, 17 सस्टेनेबल गोल हैं, उसके ऊपर मैं कभी कोई पूरा लेक्चर लूँगी कौन कौन से हैं। तो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, अगर आप इनमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इनमें कुछ पैसा लगाते हैं, इन सस्टेनेबल गोल को इंक्रीज करते हैं, तो आपको ग्रीन बॉन्ड दिया जाता है। या फिर कुछ एक्सक्यूज मी, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हैं तो आपके लिए यूजफुल होते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं तो आपके ग्रीन बॉन्ड बेच दिए जाते हैं। तो अब क्या कर रहा है, एसबीआई ने 1 बिलियन का लोन दिया है अडानी को, और अडानी उससे एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहा है उस पैसे से। इसीलिए अब फ्रांस की इस बैंक ने अडानी से एसबीआई को बोला है कि हम आपकी ग्रीन बॉन्ड बेच देंगे अगर आपने ये लोन दे दिया तो। सो लेट्स सी क्या होता है, कौन जीतता है, अडानी या एसबीआई या फ्रांस का बैंक। खैर, मैं मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक ऑयल कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने अभी एक नेचुरल गैस डिस्कवर करी है अपने एक किस स्टेट में इसने नेचुरल गैस डिस्कवर करी है, तो इसका आंसर है असम। ठीक है, असम में ऑयल इंडिया ने नेचुरल गैस को डिस्कवर किया है। अब कैसे क्या है होता है नेचुरल गैस, ये कैसे बनती है, पहले तो आप लोग ये जानिए। क्या होता है कि आज से काफ़ी साल पहले, करीब 300-400 मिलियन साल पहले, ये देखिए 300-400 मिलियन साल पहले, बहुत से जो ओशन के अंदर जो हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये जो मर गए थे, मर जाते हैं, तो क्या होता है, मरने के बाद जो ओशन के अंदर का प्लांट एनिमल है वो तो कहीं बाहर तो आएगा नहीं, तो वो क्या होता है, जो ओशन बेड होता है, मतलब जो ओशन की सरफेस हो गई, ओशन की जो तली होती है, वहाँ पर ये गिर जाते हैं ऑटोमेटिकली। मरेगा इंसान तो नीचे गिरेगा, कोई भी चीज़ मरेगी तो नीचे गिरेगी, तो ये नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे क्या होता है, इस पे यहाँ पर रेत है, सिल्ट है, बहुत सी कीचड़ विचड़ सब कुछ है यहाँ इस पे सी बेड पे। तो ये जो डेड बॉडीज होती हैं ये उससे मिक्स हो जाती है, मिक्स होके बहुत सालों तक ऐसी पड़ी रहती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो तक। अब एक जनरेशन मरी, वो पूरी यहाँ लेटी हुई है। अब कुछ सालों बाद, करीब 100 साल बाद दूसरी जनरेशन है, वो लोग मरेंगे, वो जो है प्लांट एनिमल मरेंगे, तो फिर वो आके उनके रिमेन्स इनके ऊपर गिरेंगे, फिर और लोग और मरेंगे प्लांट्स एनिमल्स, तो उनके रिमेन्स आके उनके ऊपर गिरेंगे। तो इस तरह एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाइल अप होता चला जाता है। और ये सैंड और सिल्ट भी बनता है, सैंड भी आता है, आसपास की रेत उड़ के आती है ज़मीन वाली, सिल्ट होता है, कीचड़ वीचड़ भी बढ़ती चली जाती है, और साथ में ये जो डेड बॉडीज होती हैं ये भी बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या होता है, जो सबसे नीचे वाली बॉडी होती है, ये जो सबसे नीचे वाली बॉडी होती है आपकी, इसके ऊपर एक प्रेशर बनता चला जाता है, और टाइम के साथ वो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है।
और वो प्रेशर क्या करता है, उस डेड बॉडी को कन्वर्ट कर देता है आपके पेट्रोल या फिर गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब ये काम तो मिलियन ऑफ ईयर एगो हुआ, ये आपके 300-400 साल पहले, कभी 300-400 मिलियन साल पहले लोग कोई ये प्लांट एनिमल मरे, प्रेशर बना, तो करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिली। अब क्या हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे हम उसका डिस्कवर कर पाते हैं। क्या करते हैं, बहुत से डिवाइसेस होते हैं, तो वो कहीं कहीं लगा लगा के चेक करते हैं, फिर उससे पता चलता है कुछ सेंसर से कि अच्छा यहाँ पर आपका गैस हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो उससे आपको यहाँ पर आपका गैसेस और ऑयल का पता चलता है। फिर उसके बाद वहाँ प्रॉपर ड्रिल मशीन जो आपने देखे होंगे समुद्र में लगे हुए होते हैं, वो सब लगाए जाते हैं और उससे आपकी फिर ड्रिलिंग करके ऑयल या गैस को बाहर निकाला जाता है। तो ओके, तो अभी हमारे यहाँ कई जगहों पर मिला है। अभी रिसेंटली एक जगह और मिला था, अशोकनगर एक है वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी मिला था, लेकिन वहाँ क्वांटिटी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, तो उसका शायद आ गया है कुछ, उसको डिक्लेरेशन भी मिल गई है। तो फिलहाल क्या किया है ऑयल इंडिया ने, असम में ये आपका ढूंढा है एक और नेचुरल गैस की एक साइट। अब कितनी है क्या है वो भी और उस पर रिसर्च करने के बाद पता चलेगी, लेकिन फिलहाल मिला है। अच्छा, अभी वेस्ट बंगाल में मिला है और भी कई कई जगह पे मिलता रहता है, लेकिन असम वाला इतना इम्पोर्टेंट मैं थोड़ा सा इस पर जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़े वक्त पहले क्या हुआ था, एक आपने सुना होगा एक बागजान करके ऑयल फील्ड था, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, इसे लिखा नहीं आ रहा, ये बागजान करके था, मैं लिख रही हूँ स्पेलिंग, एक सेकेंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। BAGHAN, बागजान 5, ये एक था ऑयल फील्ड। तो इसमें क्या हुआ था, बागजान 5 में यहाँ से आपका जो पेट्रोल था वो लीक कर गया था, और लीक भी वो इतना ज़्यादा करा था कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, कई दिनों में जाके उस लीकेज को कंट्रोल किया गया था। तो उससे भी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान हुआ था, पानी के साथ मिक्स हो गया था, तो जानवरों ने पानी वानी भी पी रहे थे, तो उससे उनका भी लॉस हो रही थी, लाइफ लॉस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आसाम का सीन इसीलिए क्योंकि अभी यहाँ पे ऑयल फील्ड में आग भी लगी थी और अभी यहाँ पे एक और नेचुरल गैस की साइट मिली है। और अभी असम में कहाँ मिला है आपका, तिनसुकिया जिले में। ये है आपका असम, देखिए ये पूरा असम है आपका, ये असम, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ सेंटर में से फ्लो करती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, यहाँ पर कहीं आपका तिनसुकिया जिला है। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप थोड़ा असम के बारे में देख लीजिए क्या है। ये असम हमारा जो है ये एक सेंट्रल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, और ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सबसे इसके बॉर्डर्स टच करते हैं। चाहे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सिक्किम से टच करेगा, इधर ये मेघालय से यहाँ पर टच करता है, उसके बाद ये त्रिपुरा से टच कर रहा है, मिजोरम से टच कर रहा है, इधर इतना मिजोरम से टच कर रहा है, ये मणिपुर से टच कर रहा है, ये पूरा नागालैंड से देखिए इतना बड़ा एरिया टच कर रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अरुणाचल प्रदेश से टच कर रहा है। ठीक है, ये अपना इतने सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जो भी अपनी 7 सिस्टर्स हैं और एक सिक्किम, इनसे ये पूरा टच करता है। दूसरा, आपके जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि आपका भूटान आ गया, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सब से, म्यांमार से नहीं करता है, आपको बांग्लादेश और भूटान से भी इसका बॉर्डर टच करता है, और यहाँ वेस्ट बंगाल से भी टच करता है। वेस्ट बंगाल तो अपना ही है, बांग्लादेश से भी बता दी मैंने आपको, बांग्लादेश से और भूटान से, इन दोनों कंट्रीज से भी असम जो है बॉर्डर टच करता है। तो कैपिटल क्या है असम की, दिसपुर। सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। डांस जो है असम का वो है कौन सा, बिहू। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ओरांग, डिब्रू सिखोवा, मानस, नामेरी, काजीरंगा। इसको याद कर लीजिए, नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। अभी इंडिया में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि एशिया के सबसे ज़्यादा, मतलब ट्रांसपेरेंसी की करप्शन की रिपोर्ट एक निकाली है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स एक होता है, ये एक एजेंसी आपकी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, इसने एक रिपोर्ट निकाली है अपनी करप्शन से रिलेटेड, और इसमें बताया गया है कि किस देश में कितना करप्शन है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसी एशिया की कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन हो। तो सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नहीं, इसका जवाब है इंडिया। जी हाँ, अपनी जो इंडिया है वो सबसे करप्ट कंट्री है एशिया में, ऐसा इस रिपोर्ट में माना गया है।
और बहुत ही एक खराब जो डेटा निकल के आया है वो करीब निकल कर आया है कि करीब करीब 40% लोग तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला राइट देते हैं एक दूसरे को पैसों की फॉर्म में, और करीब 46% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्राइब नहीं देते हैं, मगर वो क्या करते हैं अपने कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्तेदार, कोई नेपोटिज्म जिसे आप कह सकते हैं, उस तरह से सोर्सिंग लगवाते हैं अपना काम करवाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप कभी कहीं गए, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस की बातों का जवाब नहीं देते। अगर आपकी जान पहचान में कोई नेता या कोई बड़ी पोस्ट का कोई इंसान होता है तो आप डायरेक्ट उससे बात करवाते हैं पुलिस की। चाहे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे पुलिस की बातों का, या तो आप उसको ब्राइब करने की कोशिश करेंगे पुलिसमैन को, या फिर आप किसी मिनिस्टर वगैरह से बात करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत एक ख़राब चीज़ निकल के आई है इंडिया के लिए। सोचिए पाकिस्तान अफगानिस्तान से अगर हमारा रैंक इस चीज़ में ऊपर है तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। सो आने वाली जनरेशन्स है आप लोग की, उसमें ये सब चीज़ें ख़त्म कीजिए। खैर अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट? अब सैनिटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं हाइजीन पर्पज़ के लिए। तो ऐसा कौन सा देश है जो पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बना है जिसने फ्री में वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो इसका आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड वो कंट्री है जिसने फ्री में इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है और सैनिटरी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और स्कॉटलैंड में क्या है ना कि अभी 2-3 साल पहले स्कॉटलैंड में एक चीज़ और हुई थी। अभी तो क्या किया है स्कॉटलैंड ने, सबको फ्री में दिया है। 2-3 साल पहले क्या हुआ था, स्कूल और कॉलेजेस के जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनको फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स दिए गए थे। ये चीज़ तो अपने इंडिया में भी चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल में जो है फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। तो इंडिया ने भी ये एक अच्छा स्टेप लिया हुआ है, लेकिन लेट्स सी वो कहाँ तक जाता है। और स्कॉटलैंड ने अभी सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स बैंक इनॉग्रेटेड एट, अब ये मास्क बैंक आपका एक बैंक बना है, मास्क बैंक, ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ? दिल्ली के सदर बाजार में। दिल्ली के सदर बाजार में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंडिया ने एक कंट्री के साथ MOU साइन किया है, फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब ये क्या होता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट को बचाना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है? आपकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मतलब जो आपके प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करके रखना। अगर किसी का नंबर कम हो रहा है सपोज, तो उनको सिक्योर रखना, उनको हैबिटाट उनका अच्छे से बनाना, उनको कोई किल विल ना कर सके उस चीज़ का ख्याल रखना। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसके बीच में इंडिया ने अभी MOU साइन किया है एक और कंट्री के साथ। तो किस कंट्री के साथ साइन किया है? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ अभी MOU साइन किया है। MOU क्या होता है हमारा? मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली कोई डील होती है एक तरह की। ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का डील हो गया है कि भाई ठीक है, आप इस चीज़ में हम काम करेंगे साथ में, और एक पेपर पे साइन हो जाता है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की एक शॉर्ट फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है, जिसको सिलेक्ट किया गया है, इंडिया की तरफ से भेजा गया है ऑस्कर 2021 के लिए। उस मूवी का नाम क्या है? उस मूवी का नाम है शेमलेस। ओके तो ये है डायरेक्टर कीथ गोम्स, ये कीथ गोम्स, इनकी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है शेमलेस। ये इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है 93rd अकेडमी अवार्ड्स में, मतलब ऑस्कर 2021 में। और किस कैटेगरी में है ये है हमारी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। कुछ 20-22 मिनट की मूवी है ये, तो शॉर्ट फिल्म है, उसमें ये एंट्री इसको करवाई गई है शेमलेस के। ओके तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारे जो मैंने समझाए, और उससे आप कनेक्ट भी कर पाए होंगे बैक स्टोरी के साथ थोड़ा बहुत। तो अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं वो आपका डाउट क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए।
So guys, here's the end of the video.